नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके YouTube चैनल एजुकेशन थेरेपी में। दोस्तों यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 3 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये जो सिलेबस है ये पूरा SCERT बेस्ड है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इसमें जो जो चीज़ें हैं वो समझेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली भी वो चीज़ें आपको समझाऊँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इस पाठ को पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थ जो होते हैं उनको हम पृथक कैसे करते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए बालू है और लोहा है, ये मिला हुआ है, तो उसमें से हम लोहे को कैसे अलग करेंगे, या बालू और लोहे के मिक्सचर से हम बालू को कैसे अलग करेंगे। तो इसका मतलब जिस तरीके से हम अलग करते हैं उसको कहते हैं पृथक्करण, ठीक है। अलग करना, पदार्थों को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है देख लीजिए। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण क्या होते हैं ये पढ़ना है, मिश्रण के प्रकार पढ़ना है, पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये पढ़ना है, और पृथक्करण की सामान्य विधियां क्या क्या हैं, यानी किन किन तरीकों से हम चीज़ों को अलग करते हैं, ठीक है। अलग करते हैं, जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय जब बनता है तो उससे छन्नी से छान आ जाता है, यानी जो पीने योग्य चीज़ें नहीं है उसको हम छन्नी से छान कर अलग कर देते हैं और चाय हमारा छन के ग्लास में या कप में आ जाता है और उसको हम पीते हैं। तो ये क्या है, ये पृथक्करण है। क्या पृथक किया हमने, चाय में से हमने चाय पत्ती, अदरक, ये सारी जो चीज़ें हैं जो पिया नहीं जा सकता उसको हमने छन्नी के द्वारा पृथक कर दिया, यानी अलग कर दिया, ठीक है। तो वही हमको पढ़ना है कि कौन कौन तरीके से हम किस किस तरीके से हम पृथक्करण का काम कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में अक्सर हमारी माताएं जो हैं या हमारी बहनें जो हैं, या कभी कभी हम खुद भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी हम भी बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। पानी, चीनी, अक्सर पानी और चीनी तो मिलाना ही पड़ेगा शरबत में। हाँ, स्वादानुसार आपको चाहिए तो आप कोई उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देता है, कोई उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल देता है। किसी को ठंडा शरबत चाहिए तो उसमें बर्फ के टुकड़े भी लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली बात करें तो सामान्यतः उसमें क्या शरबत बनाते हैं, ठीक है। तो पानी चीनी मान लेते हैं, पानी चीनी का शरबत है। अब पानी में हमने चीनी डाल दिया, उसको मिला दिया, तो क्या बन गया, हमारा बन गया शरबत। अब हमारा मन किया चलिए नींबू भी डाल देते हैं, तो उसमें हमने नींबू भी निचोड़ दिया, तो नींबू डाल दिया। तो अब ये जो शरबत तैयार हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ें मिला के बनी है, पानी को मिलाया गया, चीनी को मिलाया गया, नींबू को मिलाया गया। अब मिलाने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण। माँ से मिश्रण, माँ से मिलाना, ठीक है। तो जो चीज़ें मिला के बनती हैं उसको मिश्रण कहते हैं। अब देखिए इसमें हमने कोई निश्चित मात्रा नहीं डाली है। किसी को ज़्यादा मीठा शरबत पसंद होता है तो वो ज़्यादा चीनी डालता है, किसी को हल्का मीठा शरबत पसंद होता है तो वो उसमें कम चीनी डाल के शरबत बनाता है। तो इसमें शरबत बनाने में चीनी की मात्रा निश्चित नहीं होती, नींबू की मात्रा भी निश्चित नहीं होती। आप कम शरबत बना सकते हैं, ज़्यादा शरबत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मात्राएं निश्चित नहीं होती। तो जहां पर भी मात्रा निश्चित ना हो, ठीक है, मात्राएं निश्चित ना हो और उस सामान में या उस पदार्थ में जो जो चीज़ें मिलाई गई हैं उनका अलग अलग स्वाद आता हो, ठीक है, वो अपना अलग अलग गुण दिखाते हो मिलने के बाद भी, उसको हम कहते हैं मिश्रण, ठीक है। समझ गए होंगे आप। जैसे शरबत में हम जब शरबत मिलाने के बाद पीते हैं, पानी, नींबू और चीनी मिलाने के बाद पीते हैं, तो हमको उसमें मीठे यानी चीनी का स्वाद भी आता है, साथ साथ नींबू के खट्टेपन का स्वाद भी आता है। यानी हमने जो जो चीज़ें इस मिश्रण में मिलाई हैं उन सभी का गुण या विशेषता जिसको कहते हैं वो बरकरार है। यानी कह सकते हैं हम, मिश्रण वो चीज़ होती है या वो पदार्थ होते हैं जिनमें मिली हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनकी अपनी विशेषताएं मौजूद रहती हैं, बरकरार रहती हैं। और ये जो मिश्रण हम बनाते हैं, जिन जिन पदार्थों को मिला के हम बनाते हैं उनकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती। तो ऐसे पदार्थों को हम मिश्रण कहते हैं।
यहाँ पे आप देखिए बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाएं। किसी भी अनुपात का मतलब किसी भी मात्रा में मिलाए जाएं। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो इस टेबल में आप देखिए हवा, हवा में क्या क्या मिले होते हैं? ऑक्सीजन होता है हवा में, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि बहुत सी गैसें होती हैं, तो ये वायु के मिश्रण हैं। दूध, दूध में हमारा क्या जल होता है, वसा होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ठीक है, इनकी निश्चित मात्रा तो होती नहीं, क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है, गाय का दूध थोड़ा हल्का होता है, ऐसे भी और जानवरों के दूध क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इनमें प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की मात्राएं भी अलग अलग होंगी। तो इस हिसाब से क्या कहा जाएगा, ये हो गया हमारा मिश्रण। समुद्री जल, इसमें जल और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण मिले होते हैं। आइसक्रीम में दूध एवं शक्कर मिला होता है, अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग स्वाद के, अलग अलग मीठेपन के आइसक्रीम आपने टेस्ट किए होंगे, खाए होंगे। खासतौर से वो संतरा वाला जो होता है, जो आता है अक्सर आपने देखा होगा, वो डंडी में लगा ऑरेंज कलर का जो आइसक्रीम होता है, खासतौर से मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वही पसंद है आइसक्रीम में, वरना मैं आइसक्रीम प्रेफर नहीं करता। उससे अच्छा तो कुल्फ़ी खा लो। ठीक है, चलिए, तो सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या होता है, खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण होता है। तो ये सब क्या है, ये मिश्रण के उदाहरण हैं। अब आगे हम देखें तो एक सीधा सा सिंपल सा आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए, याद नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। उनमें जो पदार्थ मिले होते हैं उनकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, और साथ साथ जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं वो अपने विशेषताओं को या अपने गुणों को बरकरार रखते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं, या ऐसी चीजों को हम मिश्रण कहते हैं। अब आते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? देखिए, अभी हमने देखा कि पानी हो गया और चीनी हो गया, पानी और चीनी को हमने मिलाया, तो पानी की विशेषता अलग होती है, चीनी की विशेषता अलग होती है। दोनों के जो कण हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो इनको हमने मिलाया तो हमारा बन गया क्या, मिश्रण। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ हम उस पदार्थ को कहते हैं या उस चीज को कहेंगे जिस चीज में एक ही प्रकार के कण मौजूद हो, यानी एक ही गुण वाले हों, एक ही आकार वाले हों, एक ही विशेषता वाले कण जहां पे मौजूद होते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। नमक, शक्कर, शक्कर मतलब चीनी। अब नमक के कण आप देखेंगे तो नमक के कण समान होते हैं, उसमें से आप किसी एक कण को उठा के अपनी जीभ पे रखिए तो सेम वही स्वाद देगा, दूसरे कण को उठा के टेस्ट करेंगे तो वही स्वाद देगा। उसकी जो कण की खासियत होती है वो क्या होती है, वो ये नमक क्या है, नमक है हमारा NaCl। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन का, क्लोरीन के द्वारा बनता है। तो एक तरह से तो ये है कंपाउंड, यानी यौगिक है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है, क्लोरीन कहेंगे शायद। ठीक है, तो NaCl, Na को हम सोडियम कहते हैं और Cl को हम क्लोरीन कहते हैं। तो ये दोनों एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं तब हमारा नमक तैयार होता है। लेकिन नमक का एक कण अपने हर कण के समान होता है, इसीलिए एक तरह से ये शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोना होता है, सोने का हर एक कण एक समान होता है, हर एक कण समान होगा, साथ साथ समान विशेषताएं भी रखेगा। तो ऐसे पदार्थ हम क्या कहेंगे, हम सीधा सिंपल से कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनके कण समान हो और साथ साथ उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी समान हो, तो उसे हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। अब आगे आते हैं, यहां पे देखिए तालिका में दिया हुआ है, तालिका में हमको यहाँ पे इस तरफ गुण मिलेगा, यहाँ पे शुद्ध पदार्थ में वो क्या गुण होते हैं और मिश्रण में क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो कणों के प्रकार अगर देखे जाएं तो शुद्ध पदार्थ में कणों के प्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी एक समान प्रकार के कण होते हैं, उन्हीं से मिलकर ही शुद्ध पदार्थ बनता है। जबकि जो मिश्रण होता है, मिश्रण दो या दो से अधिक
प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद संगठन, इनका संगठन निश्चित होता है, यानी समान प्रकार के कण हैं तो वो समान तरह से ही जुड़ेंगे। और मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, वो बिल्कुल निश्चित नहीं है। जैसे पानी और चीनी का, तो उसमें निश्चित मात्रा नहीं होती। चीनी के कण हम मिलाते हैं वो अलग होता है, अलग प्रकार का होता है। पानी का कण मिलाते हैं वो अलग प्रकार का होता है। बाद में हम चीनी और पानी के जो घोल है उसमें से हम चीनी को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। तो ये निश्चित नहीं होता, इसका मिश्रण का जो संगठन है वो निश्चित नहीं होता। अवयवों के गुण के आधार पर अगर हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ में क्या होती है, इनके जो गुण होते हैं वो अपनी विशेषताएं और गुण निश्चित होते हैं। जैसे नमक और चीनी के, नमक का गुण क्या है, नमक नमकीन होता है, चीनी मीठा होता है, ये इनके गुण हैं। लेकिन अब इनके निश्चित गुण हैं, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नमक नमकीन है तो दूसरे के यहाँ जाएंगे तो नमक वो मीठा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन मिश्रण में क्या है, मिश्रण में हम जब शरबत पिएंगे तो अपने घर हम शरबत बनाते हैं तो अपने इच्छा अनुसार बनाते हैं, ज़्यादा चीनी की डाल के या कम चीनी डाल के। या चाय आप पीते हैं तो आप किसी के घर जाते हैं तो वो अपने हिसाब से चाय बना के आपको पिलाता है ना। हो सकता है आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो लेकिन उसने हल्की मीठी चाय बनाई हो, तो वो क्या हुआ, वहाँ ये मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे मात्राएं निश्चित ना हो। अपने घर पे स्वाद हमें चाय का अलग आएगा, दूसरे के घर जाएंगे तो वहाँ स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा। इसके बाद अगला बात करें तो पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति की बात करें तो शुद्ध पदार्थ में जो उसके अवयव होते हैं ना वो दिखाई नहीं देते, यानी एक तरह से कहा जाए ये समांग होते हैं, समान होते हैं, एक ही प्रकार से दिखते हैं, एक ही समान रूप से दिखाई देता है। लेकिन मिश्रण में क्या होता है ना, मिश्रण समांग भी होता है, विषमांग भी होता है, यानी समान दिखता भी है और समान नहीं भी दिखता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो चीनी और पानी का शरबत अगर हम बनाएं, चीनी और पानी को घोलें तो आप देखेंगे घुलने के बाद उसमें चीनी के कण नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन वहीं बालू और पानी को मिलाया जाए तो आप देखेंगे बालू का कण अलग दिखाई देता है, पानी अलग दिखाई देता है। तो इसको हम कहते हैं विषमांग। समांग जिसमें मिले हुए कण या मिले हुए पदार्थ अलग अलग ना दिखाई पड़े उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी ऐसे पदार्थों का मिश्रण जिनमें मिले हुए पदार्थ अलग अलग दिखाई दें उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये तो समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, तत्व एवं यौगिक। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और यौगिक को हम कंपाउंड कहते हैं। तत्व क्या है, तो सबसे पहले तत्व वे पदार्थ होते हैं एक तरह से जो केवल एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने हों, या कह सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणु उसमें मौजूद होते हैं। अब देखिए, अभी हमने कण की बात की, जब हम नमक की बात करते हैं तो नमक हमारा NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। यहाँ पे सोडियम का परमाणु भी मौजूद है और क्लोरीन का परमाणु भी मौजूद है। तो ये दोनों परमाणु मिलके हमारा बनाते हैं नमक। ठीक है, नमक क्या होता है, नमक होता है NaCl, NaCl। ठीक है, तो एक परमाणु तो ये है और एक परमाणु ये है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हमारा बनता है नमक। नमक बन जाता है ना। तो ये समान प्रकार के कण होते हैं नमक में। लेकिन अगर हम बात करें तत्व की, तत्व क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होता है, इसमें समान प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, जैसे सोना, सोने का जो हम सोने को डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं किससे, Au से। ठीक है, सोना हमारा डिनोट होता है Au से। तो सोना का जो एक एक छोटा छोटा कण होता है, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु मिलके, कण नहीं कहेंगे यहाँ पे, परमाणु कहेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु मिलके ये बनाता है एक सोना, सोने का एक बड़ा धातु बनाता है। अब उसमें छोटा धातु, छोटा परमाणु जो है वो भी सोने का ही गुण रखता है और वो बहुत सारे जुड़ने के बाद भी जो बनता है वो भी सोने का ही गुण रखता है, उसकी ही विशेषताएं रखता है। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को, तत्वों को हम कहते हैं। ठीक है,
ऐसे चीज़ों को हम तत्व कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। इसके बाद अब यौगिक की बात करें हम, तो यौगिक क्या है? यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, अभी मैंने तुरंत बताया आपको NaCl, तो Na का परमाणु कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए बड़ा छोटा होगा, और Cl का परमाणु क्या होगा? Cl का परमाणु और बड़ा होगा, लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। तो इसको हम यौगिक कहेंगे। क्या है? इसको हम यौगिक कहेंगे, इसी को हम कंपाउंड कहेंगे। जब दो भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो एक यौगिक का निर्माण करते हैं, और ये भिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करेंगे, यानी कंपाउंड बनाएंगे। एक एग्जांपल और लें, जैसे पानी। पानी आपको पता है, पानी का जो अणु होता है वो होता है H2O, ठीक है, H2O। H क्या है? H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का जब दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलता है तब जाके हमारा क्या बनता है? तब जाके बनता है हमारा पानी। क्या बनता है? पानी बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु जब मिलते हैं तो हमारा यौगिक बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो तत्व और यौगिक में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद होते हैं तत्व में, यौगिक में हमारा दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मौजूद हो सकते हैं। अब आते हैं मिश्रण। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण यहाँ पे हमारे दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। मैंने ऊपर ही बता दिया। समांगी मिश्रण को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए पानी और चीनी और नींबू का शरबत। अगर हम पानी, नींबू, चीनी को मिला लें, उसके बाद उसको छान दें, तो छानने के बाद आप देखेंगे ग्लास में शरबत तो तैयार ही है आपका। आपको उसमें चीनी अलग नहीं दिखाई पड़ेगा, नींबू अलग नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, सब एक ही जैसा दिखता है, पानी के जैसा। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव या पदार्थ उपस्थित हों किंतु उनको हम अलग अलग ना देख सकें तो उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। वहीं विषमांगी की बात करें, विषमांगी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब हटाओ रे, ठीक है, इसको ऐसे पढ़िए विषमांगी। अगर इंग्लिश में नाम भी याद करना है तो विषमांगी मतलब विषम अंगी, ठीक है, विषमांगी मतलब विषम अंगी, यानी विषम अंगी है तो इसका मतलब अलग अलग तरह के पदार्थ हैं। जैसे पानी और बालू और लोहा। पानी, बालू, लोहा को अगर हम घोलें, मिलाएं, तो आप कितना भी उसको घोल लें, आप उसको अलग अलग देख सकते हैं। बालू को अलग देख लेंगे, लोहे को अलग देख लेंगे, पानी अलग से दिखेगा। तो ऐसे मिश्रण जिनमें मिले हुए अवयवों या पदार्थों को हम अलग अलग देख सकें उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषम आंगी कहेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में हेट्रोजीनियस मतलब हटाओरेजीनियस, ठीक है। हटाओरेजीनियस यानी दो से अधिक पदार्थ होंगे तभी हम उसमें से कुछ हटा सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विषमांगी मिश्रण। अब मिश्रण के गुण क्या होते हैं? गुण भी बहुत ज़रूरी है, गुण पता होने चाहिए। मिश्रण के गुण देखिए क्या है। मिश्रण के घटक या जिसको अवयव कहते हैं या जो पदार्थ उस मिश्रण में मिले हुए हैं किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। मिश्रण के घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं, यानी मिश्रण में जो जो चीज़ें मिली हैं उनके अपने गुण विशेषताएं विद्यमान रहेंगी। जैसे पानी में चीनी मिला दिए तो चीनी का गुण पानी में मौजूद रहेगा। मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, नमक और पानी का घोल तैयार करिए और अगर आपको उसमें से नमक अलग करना है तो क्या करेंगे? आप उस घोल को गर्म करते रहिए, तब तक गर्म करिए जब तक सारा पानी उड़ ना जाए, जलवाष्प बन के उड़ ना जाए। और जब सारा पानी जलवाष्प बन के उड़ जाएगा तो आपको नीचे पेंदी पर नमक बैठा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से हम बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम पृथक्करण करते हैं, अलग कर सकते हैं। अब आते हैं मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक्करण की आवश्यकता, ठीक है। पृथक्करण की आवश्यकता है क्यों?
ठीक है, हम क्या ज़रूरत है कि हम इसको अलग अलग करें। देखिए, अलग अलग करने की ज़रूरत ये है कि जैसे हमने चाय बनाया, अब चाय में चाय पत्ती, अदरक, फलाना, इलायची, बहुत कुछ लोग डाल के बनाते हैं। तो अगर हम वैसे ही चाय किसी को दे देंगे या खुद ही पीना हो वैसे ही पियेंगे, तो आप देखेंगे उसमें चाय पत्ती मुंह में जाएगा, अदरक जाएगा, इलायची जाएगा, ये सारे जाएंगे, तो चाय आप पी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको छान के अलग कर देते हैं, ताकि ये जो पीने योग्य चीज़ें नहीं हैं या हमारे काम की, यहाँ पे मतलब है हमारा ऐसा नहीं पीने के लिए सिर्फ, हम ऐसी चीज़ों को अलग करते हैं जो हमारे काम की ना हो, उसको अलग कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका, जो हमारे काम की हो उनको अलग कर लो। दो ही कंडीशन होते हैं, या तो काम की ना हो वो अलग कर दो, या तो काम की है उसको अलग कर दो। तो दो ही कंडीशन में हम चीज़ों को अलग करते हैं, पृथक करते हैं। तो हमने चाय को अलग कर दिया, उसके बाद हमने चाय को पी लिया। अब आपको मान लीजिए घर बनाना है, बालू आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन उस बालू में बहुत सारे लोहे के बुरादे या लकड़ी के बुरादे हैं। तो लोहे के बुरादे अगर उसमें मिले रहेंगे या लकड़ी के बुरादे हैं, तो आप उससे सीमेंट मिला के मसाला तैयार नहीं कर पाएंगे अच्छा सा। तो हमको उसको चालना पड़ेगा, बालू को अलग करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम चीज़ों को पृथक करते हैं। हमें अब जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल होता है ना, आपको पता है सऊदी अरब से और रसिया से आज के समय में भारत तेल इंपोर्ट करता है। यानी हमारा प्यारा भारत जो है वो आज के समय में दूसरा सबसे ज़्यादा तेल जो है वो रसिया से इंपोर्ट करता है, यानी मंगाता है। तो इस हिसाब से आप देखिए, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? क्रूड ऑयल से हम जब चीज़ों को पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो हमें इसके द्वारा बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, और मुख्य तौर पे हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पेट्रोल कहाँ से आता है? कच्चे तेल को हम रिफाइन करते हैं, तब जाके हमको मिलता है। चलिए, तो ये कारण है शुद्धिकरण, पृथक्करण का। अब पृथक्करण की बहुत सारी विधियां हैं, तो उन विधियों में हम किन किन चीज़ों के आधार पे विधियां हमने बनाई हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पृथक्करण हम चुंबकीय आकर्षण प्रतिकर्षण के आधार पे कर सकते हैं, भार या घनत्व के आधार पे भी हम करते हैं, आकृति आकार के आधार पर भी करते हैं, रंग भेद के आधार पर भी करते हैं। जैसे लाल पीला रंग मिलाया गया है, लाल पीले रंग की गिट्टी या गोटी है वो मिलाई गई है, तो हम उसमें से पीले रंग की गोटी या लाल रंग की गोटी अलग कर सकते हैं। तो रंग के आधार पर भी हम पृथक्करण कर सकते हैं। अब भार के आधार पर उसमें एक दो चीज़, मान लीजिए कोई दो चीज़ मिली हुई है, उसमें एक चीज़ हल्की है, एक चीज़ भारी है, तो उसको हम क्या करेंगे? हवा से फूंक देंगे तो हल्की चीज़ दूर जाके गिरेगी और भारी वाली चीज़ हमारे पास ही गिर जाएगी। तो इसमें से एक विधि ये है फटकना, या जिसको हम ओसाना कहते हैं। ठीक है, विनोइंग क्या होता है? इसमें हम जैसे ओसाना कैसे क्या होता है, जब हम गेहूं को ओसाते हैं, गेहूं से जो भारी चीज़ें हैं जैसे मिट्टी के कण हो गए या कोई भारी लकड़ी हो गई, उसको अलग किया जाता है। तो ऐसे हम इधर से फैन चला देते हैं, फैन चलता रहता है, और इधर से ऊपर से एक इंसान ऐसे चीज़ों को धीरे धीरे गिराता है, और हल्की चीज़ें घास फूस जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो हमारा अनाज होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस विधि को हम कहते हैं ओसाना, या फटकना भी इसी प्रकार की एक विधि है। इसके बाद हम थ्रेसिंग की बात करते हैं। थ्रेसिंग क्या है? देखिए, थ्रेसिंग में क्या होता है कि ये जो गट्ठर होते हैं, यानी जो हमारे अनाज के गट्ठर होते हैं, इनको गट्ठर का रूप दिया जाता है और इनको धूप में खूब सुखाया जाता है। ठीक है, पहले इनको खूब अच्छे से सुखा लिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इस विधि में जो अनाज के कणों को अलग अलग करने के लिए पौधों को पत्थरों या लकड़ी के पटरों पर पीटते हैं। आपने देखा होगा गट्ठरों के छोटे छोटे गट्ठर होते हैं पतले पतले, उनको खूब उस पर एक पत्थर पे या एक लकड़ी के पटरे पर पीटा जाता है, जिससे क्या होगा? उस गट्ठर में से जो अनाज के कण होंगे वो अलग हो जाएंगे, और गट्ठर सिर्फ हमारा बचेगा, और गट्ठर को हम अलग कहीं रख देंगे, तो इससे हमारे अनाज अलग हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है पृथक्करण करने का। इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं, थ्रेसिंग टेक्निक कहते हैं। इसके बाद बीनना, हैंड पिकिंग। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अक्सर हमारी माताएं बहनें
क्या करती हैं, चावल बनाना होता है, दाल बनाना होता है, तो अक्सर उसको बीनती हैं, ठीक है, उनमें से जो कंकड़ होते हैं वो बीन के निकालती हैं। तो इसी टेक्निक को हम कहते हैं हैंड पिकिंग या बीनना, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीका ही तो है गंदगी को या अशुद्धियों को अलग करने का, ठीक है। इसके बाद चालना, चालना भी आपने देखा होगा, अक्सर जब आपने देखा होगा स्विंग, चालने को स्विंग बोलते हैं। तो चालना जो होता है इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि घरों में गेहूं, दाल, आटा ये सब चाला जाता है, ठीक है। तो चाल के क्या करते हैं, कोशिश यही रहती है कि जो काम की चीज़ें नहीं है, जो हानिकारक चीज़ें हैं, उनको हम उस पदार्थ से, उस चीज़ से अलग कर दें। घर बनाना होता है तो बालू, मोरंग आपने देखा होगा चालते हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, बालू चालते हैं ताकि बालू में जो गंदगी है, या हालांकि गंदगी का मतलब जो हमारे उपयोगी नहीं है, वो सारी चीज़ को हम अलग कर दें बालू में से। तो चालना भी एक विधि है पृथक्करण का। अब यहाँ पे आता है ऊर्ध्वपातन, ठीक, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखिए ऊर्ध्वपातन एक ऐसी टेक्निक है या ऐसी क्रिया है कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है ना कि कोई भी पदार्थ जो है वो सीधा, इसमें कुछ जैसे कपूर है या नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, ठीक है, जिसको फुनैन की गोली कहते हैं आप। वो क्या होता है, फुनैन की गोली आप कुछ दिन ऐसे खुले में रख दीजिए किसी अलमारी में, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाती है या छोटी होने लगती है। कैसे, अगर वो छोटी हो रही है तो उसको द्रव में बदलना चाहिए, लेकिन खासियत क्या है कि फुनैन की गोली वायु एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में आने पे वो सीधे गैस में बदल जाती है, ठीक है। ऐसे ही कपूर है, कपूर को आप खुले में रख दीजिए तो धीरे धीरे उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या है, कपूर भी क्या है, सीधे वातावरण में सीधे क्या बन जाता है, ठोस से परिवर्तित होके गैस में चला हो जाता है, यानी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है कपूर। तो ऊर्ध्वपातन भी एक विधि है जिसमें हम दो मिक्सचर को, जैसे कपूर और नमक, दो मिक्सचर है, दो चीज़ें मिला दी गई हैं। अब इसमें से हमको कपूर को अलग करना है, तो क्या करेंगे, कपूर और नमक के मिक्सचर को हम एक प्याली में रख लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कपूर और नमक के मिक्सचर को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इसको गर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने एक कीप रखी है, कुप्पी जिसको बोलते हैं, और कुप्पी के ऊपर भीगी हुई रुई रख दी है। अब जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये जो कपूर है ना, क्या होगा, उड़ेगा, गैस बन जाएगा, गैस बन के उड़ेगा और जाके इस रुई में चिपक जाएगा, यहाँ जो रुई रखी हुई है इसमें चिपक जाएगा। तो जब हम इसको इतनी देर तक गर्म करेंगे, जब सारा कपूर जाके उस रुई में चिपक जाएगा तो हम गर्म करना बंद कर देंगे, और आप देखेंगे ये रुई को हटा के तो सारा कपूर उस रुई में इकट्ठा हो जाएगा, और नीचे आपका यहाँ पे क्या बचेगा, नमक बचेगा। तो इस पृथक्करण विधि को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक्करण करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब इस तरह से आप क्या है, आयोडीन, नौसादा, नेफ्थलीन, इस प्रकार के जो भी मिश्रण हैं, इन सभी के मिश्रण को भी हम इसके द्वारा ऊर्ध्वपातन से अलग कर सकते हैं। अगले बिंदु पे आते हैं, अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करना। अब देखिए, किसी द्रव से अगर ठोस पदार्थ पृथक करना है तो बहुत आसानी से आप कर लेते हैं। जैसे पानी में हमने बालू घोल दिया, बालू क्या है, ठोस है ना, तो पानी में हमने बालू घोल दिया। अब बालू के घोल जो तैयार हुआ है बालू और पानी का, उससे हमें पानी को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, पानी और बालू के घोल को हम कुछ देर के लिए रख देंगे, ठीक है। कुछ देर के लिए जब हम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, निथर जाएगा। निथर का मतलब बालू जो है वो गिलास के पेंदी में या बर्तन की पेंदी में बैठ जाएगा, और जब बालू बैठ जाएगा तो हम ऊपर से धीरे धीरे पानी को एक दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे और बालू को पेंदी में ही रहने देंगे। तो ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं तलछटीकरण या निथारना, ठीक है, तलछटीकरण या निथारना। अब तलछटीकरण को हम इंग्लिश में सेडिमेंटेशन कहते हैं और निथारना को हम डिकेंटेशन कहते हैं। इंग्लिश है तो कोशिश करिए कि इंग्लिश भी चीज़ों की आपके दिमाग में रहे, कहीं भी काम आ सकती है।
तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। तलछटीकरण या निथारना क्या है? पानी और बालू के घोल को, यानी किसी द्रव में किसी ठोस के घोल को हम कुछ देर के लिए रख देते हैं, और रखने के बाद जब हम देखते हैं कि जो ठोस पदार्थ है वो जब उस बर्तन की पेंदी में बैठ गया है, तो हम ऊपर से उस द्रव पदार्थ को अलग कर लेते हैं। इसके बाद छानना जैसे छानना तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में इसको फिल्टरेशन कहते हैं। जैसे हम, सिंपल सा बात है, जैसे हम चाय बनाने के बाद चाय को छानते हैं, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं छानना। ठीक है, हम चाय को छानते हैं ताकि उसमें जो पीने योग्य या हानिकारक चीज़ें या हैं, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, वो छन्नी के द्वारा छान कर हम अलग कर दें, और जो चाय हमारी छन के आती है उसको हम पी जाते हैं। तो इसी तरह के जो भी कार्य करके हम, या इसी प्रोसेस के थ्रू हम जो भी चीज़ों को अलग करते हैं, उसको हम छानना कहते हैं या फिल्टरेशन कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, अब छन्ना पत्र मतलब एक तरह से, अगर हम जब प्रैक्टिकल करते हैं साइंस का, विज्ञान का, तो वहाँ पे इसको हम छन्ना पत्र कहते हैं, और वहीं हम जब चाय छानते हैं उसको हम छन्नी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। छन्ना पत्र एक कागज़ के जैसा होता है, बहुत महीन होता है, यानी उसमें बहुत महीन जो कण होते हैं उनको भी अलग किया जा सकता है फिल्टर पेपर के द्वारा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। आपने ये वाली डिवाइस कह लीजिए, या जो भी यंत्र है, जो भी कह लीजिए इसको, जैसे हम इसको कहते हैं एक तरह से मथनी। ठीक है, कहते हैं ना मथनी। तो इसको आपने, हो सकता है आपने देखा हो, पुराने ज़माने में बहुत इस्तेमाल होता था। इसी के इस्तेमाल से मक्खन को अलग किया जाता है। आज भी बहुत लोग करते हैं गाँव में, लेकिन आज के समय में बहुत सारी तरीके आ गए हैं मक्खन को अलग करने के, तो और भी तरीकों से अलग किया जाता है। ये है अपकेंद्रण विधि कहलाती है। होता क्या है, इसमें हम दूध, दही या जो भी होता है इस मटके में डाल देते हैं। ठीक है, ये जो मटका है, यहाँ पे हम दूध दही डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, जब दूध दही हम यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे इस डंडी के द्वारा इसको हम मथते हैं, यानी इस डंडी जो है ना, ये डंडी को हम घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, खूब घुमाते हैं। तो यहाँ पे पंखे के जैसे 3-4 फाली निकली होती है, और ये दूध में ऐसे घूमती रहती है। जब घूमती है तो घूम घूम कर ये क्या करती है, दूध के जो हल्के कण होते हैं, दूध या जो मान लीजिए दूध दही जो भी है, उसमें जो हल्के कण होंगे उसको ये घुमा के एक किनारे ऊपर भेज देती है, और यहीं पे ये जो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कण इकट्ठा होते रहते हैं, और धीरे धीरे हम फिर यहाँ से मक्खन अलग करते रहते हैं। तो इस विधि को अपकेंद्रण विधि कहते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस विधि को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कि ये काम कैसे करता है। मैं मक्खन नहीं निकालूंगा, ठीक है, मक्खन नहीं निकालूंगा, बट ये अंदर से काम कैसे करता है ये मैं दिखाने की कोशिश आपको जरूर करूंगा। चलिए, इसके बाद अगला है घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करना। अभी तक हमने देखा कि ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करना, ऐसे ठोस पदार्थ जो द्रव में घुलते नहीं हैं उनको कैसे अलग करेंगे। लेकिन अब हमको ये देखना है कि ऐसे ठोस पदार्थ जो द्रव में घुल जाते हैं उसके बाद उनको हम कैसे अलग करेंगे। तो एक विधि है इसमें वाष्पन विधि, जिसको इवेपोरेशन मेथड कहते हैं। अभी अभी इस थोड़ी देर पहले मैंने इस विधि का चर्चा आपसे किया है। क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, पानी और नमक का घोल ले लेंगे, उसके बाद हम पानी को गर्म करेंगे, और हम इस पानी को तब तक गर्म करेंगे जब तक सारा पानी वाष्प बनकर उड़ ना जाए, वाष्प यानी भाप बनकर उड़ ना जाए। और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो बीकर में या बर्तन में नीचे क्या बचेगा, नमक बचेगा। ठीक है, तो इस विधि से हम नमक अलग कर सकते हैं, चीनी अलग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग कर सकते हैं। इस विधि को हम वाष्पन विधि द्वारा पृथक्करण विधि कहते हैं। समुद्र से नमक इसी विधि द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद आसवन विधि, जिसको हम डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। अब इस मेथड से आप पानी का सबसे शुद्ध रूप प्राप्त करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन के द्वारा जो हम पानी प्राप्त करते हैं वो सबसे शुद्ध पानी होता है। क्या करते हैं,
एक केतली में हम पानी ले लेते हैं, ठीक है, केतली है, यहाँ पे इसका मुंह निकला हुआ है और इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे केतली को, पानी भरे हुए केतली को हम गर्म करते हैं और एक ऐसा बर्तन लेते हैं, प्लेट लेते हैं या बर्तन जो भी हो, उसके ऊपर हम कुछ बर्फ रख लेते हैं। ये जो है ये बर्फ है और इसको कुछ इस तरह से हम एंगल से लगाते हैं ताकि इसका जो भाप निकल रहा है ये भाप सीधे इस प्लेट पे टकराए और प्लेट पे टकराए तो सीधे यहाँ से पानी बूंद बूंद इकट्ठा होकर इस बर्तन में इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे ये जो पानी इकट्ठा होगा ये एकदम शुद्ध पानी होगा, एकदम प्योर पानी, ठीक है, प्योर जल जिसको कहते हैं। तो इस तरह से जो पानी हम अलग करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन या आसवन विधि, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन या जिसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमको क्रिस्टल देखना है, क्रिस्टल का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम कण या शुद्धतम रूप एक तरह से। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली भी मैं करके आपको दिखाऊंगा, अभी आप इसकी थ्योरी जान लीजिए। देखिए करेंगे क्या, हम पानी लेंगे, पानी में फिटकरी को घोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल पानी लेंगे, एक गिलास, आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें फिटकरी घोलते रहिए घोलते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि फिटकरी घुलना बंद हो जाएगा, तब क्या करेंगे, हम उस फिटकरी वाले घोल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, थोड़ा सा ही गर्म करेंगे। तो थोड़ा सा गर्म करने पर उसमें और फिटकरी घोलेंगे तो थोड़ा और फिटकरी उसमें घुल जाएगा। अब जब गर्म करने पर फिटकरी घुल जाएगा उसमें थोड़ा सा, अच्छा क्यों ऐसा होता क्यों है, जब हम गर्म करते हैं तो उस किसी भी पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, यानी उसके अंदर घोलने की क्षमता बढ़ जाती है गर्म करने पर, और ठंडा करने पे घोलने की क्षमता कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे घोलने की क्षमता बढ़ गई तो इसमें हमने थोड़ा सा और फिटकरी मिला के उसको विलयन अपना तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको हम बिना हिलाए डुलाए, इस जो विलयन हमारा तैयार हुआ है इसको हम कहीं एक किनारे रख देंगे, बिना छुएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छुएंगे, एक किनारे रख दीजिए और इसको कुछ घंटों तक ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने पे आप देखेंगे 1-2 घंटे 3 घंटे बाद कि फिटकरी के क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे। ये एकदम उस पदार्थ यानी फिटकरी के एकदम प्योर क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पदार्थ के कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे, अगला, दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। दो अलग अलग तरह के द्रव हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे। बहुत सिंपल सा बात है, आप इसको जानते भी होंगे, देखा भी होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। होता क्या है, अभी हम सुन लेते हैं थ्योरी के तरह। एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में हम थोड़ा पानी डाल देते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल या सरसों का तेल, जो भी तेल हो आपके पास वो डाल दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे जब दो अलग अलग तरह के द्रव हम डालते हैं तो एक खास बात होती है कि ये द्रव आपस में मिलते नहीं है। तेल क्या होता है, तेल पानी से हल्का होता है तो तेल ऊपर ही रह जाता है, यहाँ तेल ऊपर रह जाएगा और जो पानी है वो नीचे रह जाएगा। तो एक ऐसी जगह आपको दिखाई देगी जहां पे तेल और पानी की सतह आपस में टच होती हुई दिखाई देगी। तो यहां पे हम करेंगे क्या, नीचे एक कीप लगाएंगे, छेद वाला बर्तन होगा, इस यहां से इस कीप को अलग करेंगे तो ये पानी नीचे हमारा एक बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, पानी इकट्ठा हो जाएगा और जैसे ही ये सतह नीचे आ जाए आप कीप को बंद कर दीजिए। तो कीप जब बंद हो जाएगा तो आप देखेंगे तेल अलग हो गया और पानी हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं, ये एक कीप विधि द्वारा पृथक्करण विधि कहलाती है, ठीक है, कीप विधि कहते हैं इसको पृथक्करण की। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप तैयार रहिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें ये सारी चीजें आपको करके मैं दिखाऊंगा। चलिए, इसके बाद आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि सिंपल सा, बालू और लोहे की चूरन या लोहे की चूरन कहे या छीलन कह लीजिए, बालू और लोहे की छीलन को आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद उसके ऊपर आप एक चुंबक को लहराइए या उस बालू के मिश्रण से उसको गुजारिए।
तो आप देखेंगे लोहे की जितने भी कण होंगे या छीलन होगी वो चुंबक में चिपक जाएगी और बालू हमारा वहीं नीचे पड़ा रहेगा। तो इस विधि द्वारा या इस तरह के पृथक्करण मेथड को हम तरीके को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी ये इंग्लिश नाम ही है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? देखिए, क्रोमेटोग्राफी में हम रंगों का पता करते हैं। रंगों का पता मतलब दिखने में हमको कोई कलर एक ही कलर दिखता है, लेकिन होता क्या है कि वो कई रंगों से मिलकर बनता है। तो जब हमें ये पता करना होता है कि कोई भी रंग कितने और रंगों से मिलकर बना है, तो हम क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो लिखने वाली स्याही होती है वो नीले रंग की होती है। ठीक है, आपने पता है ना, पेन में स्याही भरी जाती है, वो निब वाली पेन में इंक होती है हमारी ब्लू कलर की, नीले रंग की। अब हम कैसे पता करें कि ये सिर्फ ब्लू कलर इसमें होता है या और भी कई रंगों से मिलकर ये बना है? तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं, इस बर्तन में हम स्याही रखेंगे, नीली स्याही, और इसके ऊपर एक चौक, जिस चौक से हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो वाला एक सीधा चौक ले आएंगे और मोटे वाले भाग को हम नीचे इस स्याही में हल्का सा टच कराएंगे। एकदम रख नहीं देना है, हल्का सा टच करा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये हल्का सा टच होगा तो आप देखेंगे कि जो प्लेट में यानी जो बर्तन है इसमें पानी, उस चाक का जो चौड़ा वाला हिस्सा है उस पर पानी की तरह कुछ चढ़ने लगा है। यानी इसमें कुछ तो ऐसा है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो ये जो बढ़ रहा है ना, इसमें आप देखेंगे कि ये स्याही, अब स्याही में पानी भी होता है, तो हमको इसको बस इतना ही देखना है कि ये पानी ना सोखने पाए। ठीक है, सिर्फ कलर ही सोखे, और जैसे ये कलर ब्लू कलर का सोखेगा, सोखने के बाद आप देखेंगे ये धीरे धीरे अलग अलग रंगों में विभाजित होता जाएगा। इसमें नीले रंग के अलावा भी कुछ रंग आपको यहाँ पे, इसी जो रंग चढ़ाई कर रहा है चाक पे, यानी यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ये धीरे धीरे आपको अलग अलग रंग भी दिखाई देंगे, ब्लू कलर के साथ और भी रंग दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्याही है वो और भी कई रंगों से मिलकर बनी है और तब जाके इसका नीला रंग होता है। यानी चाक में नीली स्याही के अतिरिक्त और भी रंग होता है। अब चाक की ऊपरी सतह तक जल के अवशोषण किए जाने से पूर्व ही, यानी जल जब चाक अवशोषित करना शुरू करे उससे पहले ही चाक को हमको क्या करना है? बाहर निकाल देना है पानी से, यानी उस कटोरी से बाहर निकाल देना है, वरना क्या होगा, पानी जब सोख लेगा तो वो पृथक्करण हम नहीं देख पाएंगे। तो इस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। यानी किसी रंग में या रंगों, कौन कौन से रंग से कोई पदार्थ बना है, ये जानने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको इनमें से किन किन चीजों का प्रैक्टिकल रूप देखना है, यानी प्रयोग के तौर पे क्या क्या चीजें आप देखना चाहते हैं इस पाठ में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। मैं उसका प्रैक्टिकल करके आपको या एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है। देखिए, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ होता है या पाया जाता है। शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ हमारा तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। इसके बाद तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होता है। तत्व के जो भी तत्व होगा, सीधी सी बात है, जो भी तत्व होगा उसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे, यानी एलिमेंट में। यौगिक के अणुओं में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ बिना किसी अनुपात में, किसी निश्चित अनुपात में नहीं मिले होते हैं।
ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होंगे लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं होता। अनाज से कंकड़ पत्थरों को अलग करना बीनना विधि के द्वारा किया जाता है। गेहूं से भूसा पृथक करने में हम क्या करते हैं, फटकना या ओसाना विधि के द्वारा अलग करते हैं। द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को तलछटीकरण या निथारना विधि द्वारा या छानना अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं। द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने में वाष्पन, आसवन या क्रिस्टलीकरण विधियों का प्रयोग किया जाता है। 2 आम मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए हम कीप विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को या विभिन्न रंगों को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें हमने इस पाठ में पढ़ी है, इस पूरे पाठ का सार है। एक बार मैं फिर आपसे कह दूं कि आपको इस पाठ में जिन चीजों का भी प्रयोग देखना है वो प्रयोग आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिए कि सर मुझे आसवन विधि देखनी है कि आसवन विधि कैसे काम करती है, तो मैं उसका प्रयोग करके आपको दिखा दूंगा, उसका एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्या चीज़ देखनी है। यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, तो अभ्यास प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे अभ्यास प्रश्न आप बहुत आराम से कर पाएंगे, क्योंकि जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से समझा के पढ़ाया है, तो आसानी से आप इस पाठ के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया है, इसको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट, जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है हर क्लास की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।